हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हरियाणा जीके का। जो मैंने हरियाणा जीके का आपको क्वेश्चन कराने के लिए कहा था 2500, तो लगभग हमारे 2000 क्वेश्चन हो गए हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्राचीन भारत हरियाणा का ये सब टोटली करा दिया और आज हम करेंगे यहाँ से फ्रेंड्स। हमने जिलेवार परिचय देख लिया था और उसके बाद ये भी करा दिया था, और हरियाणा की प्राकृतिक संपदा वगैरह, ये सांस्कृतिक संपदा, तो यहाँ तक अपना हो गया था। तो और आज हम देखेंगे, आज इसमें हम देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में हरियाणा की वास्तुकला, मूर्तिकला, हरियाणा के लोकगीत और डांस वगैरह, और हरियाणा का जितने भी हरियाणा में संग्रहालय वगैरह हैं। तो ये 3 PDF आज आपको कराऊंगा और लगभग इसमें 200 प्लस क्वेश्चन है, तो आप जुड़े रहना लास्ट तक। और उसके बाद अपना आज यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद ये और ये, यानी कि 3 PDF ये और एक ये 4 डिफरेंट। ये 2 मैंने आपको ऑलरेडी जब CET का एग्ज़ाम आया था तब करा दिया था। हरियाणा की जनगणना और हरियाणा के खेल खिलाड़ी, यहाँ से लगभग 10-12 क्वेश्चन इस वीडियो से पूछे गए थे, तो उसी की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है यहाँ भी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, हरियाणा की वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, लगभग इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी और उसमें हम लगभग पहुँच जाएंगे 2500 तक। तो अगर किसी ने इससे पहले कि वो 7-8 पार्ट ना देखे हों तो आप जाके देख सकते हो। और जो लास्ट वीडियो आएगी उसमें आपको लगभग क्वेश्चन मिलेंगे हरियाणा जीके के, और शायद मैं पूरे नवंबर मंथ की करंट अफेयर भी करा दूं, क्योंकि नवंबर मंथ कंप्लीट होने वाला है। 1-2 दिन में करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी, और 1-2 दिन में जो हमारे 4 PDF बची हैं, तो उन 4 PDF के साथ आपको नवंबर की करंट अफेयर भी मिल जाएगी पूरी की पूरी। और इससे पहले जब CET का एग्ज़ाम था तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी टू 31 अक्टूबर तक आपको करंट अफेयर मिल जाएगी हरियाणा की। हरियाणा CET के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ जाके उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो ग्रुप D की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो HTET की हो, या फिर जो आने वाली वैकेंसी है HCS की, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं वहाँ पर जाके करंट अफेयर। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो, और एकदम डीप लेवल से जीरो टू हीरो, ठीक है, बने रहना लास्ट तक। बहुत कुछ करा दूंगा यहाँ, 200 प्लस क्वेश्चन है और थोड़ा तीव्र गति में ही चलेंगे। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल डिफेंस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के द्वारा हरियाणा के स्मारकों को संरक्षित किया गया। तो ये 23 हरियाणा के जो स्मारक हैं, तो उनको आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया सर्वे के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, दिव्य बदान, डिफेंस। दिव्य बदान में रोहतक शहर का नाम मिलता है, ये कई बार पूछा है। आगे चलिए, हरियाणा डिफेंस। हरियाणा के यमुनानगर जिले में सूंग में अनेक मंजिलों वाले भवनों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है महाभाष्य से। नेक्स्ट देखिए, और ये क्वेश्चन डिफेंड, ये वाला क्वेश्चन, ये हरियाणा डिफेंड CET का जो एग्ज़ाम था 6 नवंबर को, उसमें पूछा हुआ था इवनिंग वाली शिफ्ट में। तो नर नारायण की गुफा ये यमुनानगर में है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, प्राचीन डिफेंड। प्राचीन शास्त्रों में हरियाणा में कितने दुर्गों का वर्णन मिलता है? तो प्राचीन शास्त्र में हरियाणा में 10 दुर्ग थे। कर्ण का किला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये थानेश्वर। सोना, ठीक है, सोना का किला तो ये करनाल में है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व मध्यकालीन में भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता था, तो ये हाथी का दुर्ग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, चनेटी का स्तूप हरियाणा के यमुनानगर जिले में देखने को मिलता है। आगे चलिए, मौर्यकाल, ठीक है, मौर्य शासक अशोक द्वारा थानेश्वर में एक स्तूप बनवाया गया था जिसकी ऊंचाई 80 मीटर है, ठीक है, याद रखना। अशोक ने थानेश्वर में एक स्तूप बनवाया था या फिर किला बनवाया था, तो उसकी ऊंचाई 80 मीटर बताई गई है। आगे चलिए, हरियाणा के हिंदू मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? ये तोमास का विष्णु मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। आगे चलिए, फिरोजा तुगलक का महल, तो ये फतेहाबाद में मिलेगा देखने के लिए। आगे चलिए, गुजरी महल, तो ये फिरोजा तुगलक ने बनवाया था, ठीक है, याद रखेंगे। गुजरी महल का निर्माण फिरोजा तुगलक ने करवाया था। और ये फिरोजा तुगलक कौन था? तो ये सब जो UPSC लेवल की बुक है, तो वहाँ पर सब कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है, चाहे वो HCS का एग्ज़ाम हो, चाहे UP PCS का हो, MP PCS का हो, उत्तराखंड PCS का हो, या फिर बिहार PCS का हो, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। जल महल का निर्माण तो ये साहब कुली खान ने करवाया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बूढ़िया का रंग महल, तो ये अम्बाड़ा में मिलेगा देखने के लिए। आगे चलिए, फारूक नगर में शीश महल का निर्माण कराया था फौजदार खान है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण लाल
किले की नकल है, ठीक है। तो लाल किले की नकल की तरह बनवाया गया ये शीश महल। आगे चलिए, किस जिले, ठीक है, किस जिले में गुलाम वंश की शासक रजिया का गुंबद है? तो रजिया की गुंबद है कैथल में, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलिए, हांसी, ठीक है, हांसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था, तो उसको तलवार का किला भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हरियाणा में ऐसा कौन सा किला है जिसको तलवार का किला कहते हैं? तो ये है हरियाणा के हांसी में स्थित अलीगढ़ का किला, और ये कब बनवाया गया था? तो ये 12वीं शताब्दी में। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन आंसर है डी। आगे देखिए, तो देखिए 21 नंबर क्या कहता है, ठीक है ना। यहाँ समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो मैं समझाऊंगा वो आगे अपने क्वेश्चनों में मिल जाएगा, तो यहाँ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है। अगर मेरी आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 और 480 पिक्सल पे देखना, इवन क्वालिटी का डाटा मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए, और जैसे ही ये 2500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इन सारे जितने पार्ट बनेंगे, 9 बने या 10 बने, तो इन सारे पार्टों को जोड़कर एक मास्टर वीडियो बन जाएगी, चाहे वो 11 घंटे की हो चाहे 12 घंटे की हो, ठीक फ्रेंड्स। जैसा कि जब CET के टाइम कराया था 1600 क्वेश्चन कराए थे डीप लेवल के, और उन सारों को जोड़कर एक 11 घंटे की वीडियो बनी थी। तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, वो वीडियो पड़ी है, हरियाणा CET के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए, ठीक है ना, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है, आप उसे अवॉइड करना। तो देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण बलबन ने करवाया था? तो ये करवाया था गोपाल गिरी का दुर्ग है, तो इसको बनवाया था बलबन ने, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नाम। अगर ये पूछ ले, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। सिजदा और पाबोस किसने चलाया था? तो ये बलबन ने चलाया था। सिजदा का मतलब होता था मतलब राजा को झुककर प्रणाम करना, और पाबोस का मतलब होता था राजा के पैरों को चूमना, या फिर राजा के पैरों के अंगूठों को चूमना। और कई बार यहाँ से ग्रुप CD एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो ये था बलबन। और कई बार UPSC लेवल में या फिर UP PCS में कई बार क्वेश्चन ऐसे बना है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने मतलब 1 साल, ठीक है ना, 1 साल दिल्ली के जंगलों को कटवाने में लगा दिया था। तो इस बलबन ने दिल्ली के आसपास जितने जंगल थे उनको कटवा दिया था, क्योंकि ये दिल्ली के आसपास जो एरिया पड़ता है फरीदाबाद बल्लभगढ़ का, यानी कि जो मेवों को, ठीक है ना, जो मेवात पर कब्जा करना चाहता था, तो इसने मेवात के जो वहाँ पर शासक वगैरह थे तो उनसे निपटने के लिए पहले दिल्ली के जंगल वगैरह आसपास के कटवाए, और फिर अपना 1265 में सेना भेजी थी मेवों को दमन करने के लिए, ठीक है ना। ये कई बार पूछ लेता है कि बलबन ने मेवों को दमन करने के लिए अपनी सेना कब भेजी थी? तो 1265, इतना याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक है ना। कन्नौज का किला, तो ये महेंद्रगढ़ में है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और लॉलीपॉप है। आगे चलिए, मंदिर निर्माण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल था, तो 8वीं से, ठीक है ना, 8वीं से 11वीं सदी के बीच हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंदिर निर्माण कला हुआ है। आगे चलिए, पैबा, ठीक है, पैबा अभिलेख में, ठीक है, पैबा शिलालेख या फिर पैबा अभिलेख में किस देवता के अनेक मंदिरों का वर्णन मिलता है? तो पैबा का जो शिलालेख है तो उसमें विष्णु के मंदिरों का वर्णन मिलता है। आगे चलिए, लाट की मस्जिद, ठीक है, लाट की मस्जिद कहाँ पर है? तो ये हिसार में है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, दरगाह चहार कुतुब कुतुब कहाँ पर है? तो ये हांसी में। आगे चलिए, इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण ये 1540 में हुआ था, ठीक है ना। इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण 1540 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, खिजर खां का मकबरा जो कि इब्राहिम लोदी ने सोनीपत में बनवाया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा तो ये पानीपत में है। आगे चलिए, मुग़ल काल की सर्वाधिक प्राचीन इमारत कौन सी थी? तो ये काबली बाग मस्जिद जो कि पानीपत में पड़ती है। आगे चलिए, तो ये काबली बाग मस्जिद बनवाई थी बाबर ने, ठीक है ना, पानीपत में। आगे चलिए, एक, ठीक है, और इस बाबर के ऊपर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, ठीक है ना। एकदम डीप लेवल में बाबर ने अपनी मतलब आत्मकथा खुद लिखी थी, और कई बार पूछ लेता कौन सी भाषा में? तो ये तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर A1 क्वालिटी का बंदा था, A1 क्वालिटी का मतलब ना तो ये टाइम वेस्ट करता था, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, एकदम पंक्चुअल, टाइम विदाउट टाइम वेस्टिंग। बाबर ने अपने इंडिया में आकर, मान लो ये पानी बह रहा है, तो पानी बहते हुए पानी के साथ साथ जो बाग बगीचे लगवाने का कार्यक्रम चलवाया था, तो ये बाबर ने चलवाया था। मान लो इधर नहर है, ये नहर बह रही है, तो नहर के इधर बाग बगीचे लगवाने का जो आप आजकल देखते होगे कहीं, तो ये सब बाबर लेकर आया था हमारे इंडिया में। और बाबर A1 क्वालिटी की जो विश्व की सबसे महंगी शराब होती थी, तो वो उसका पीने का ये शौकीन था। आगे चलिए, ठीक है ना। सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा, तो ये लॉलीपॉप है, ये थानेश्वर में है।
नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं? तो ये शेख चिल्ली का मकबरा। आगे देखिए, पुरातात्विक भूमि और विशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत किसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था? शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर की मान्यता मिली थी 1958 में। कोस मीनार तो ये शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा कहाँ पर है? तो ये है महम, रोहतक। शेख तैयब का गुम्बद तो ये कैथल में मिलेगा देखने के लिए। चलिए मिलान करना है यहाँ पर। तो देखिए, एक तरफ है वास्तुकला और एक तरफ स्थान। तो ये पिगनवा बावड़ी ठिवण तो ये मेवात की है। सराय तो ये तरावड़ी और नारनौल में मिलेगी। बादशाही पुल तो ये करनाल का है। आराम सहायक कैसर ठिवण, आराम सहायक अवसर तो ये नारनौल में मिलेगा। तो 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही तो मिल लेते हैं। आंसर नंबर है बी, ये देख लीजिए। आगे चलिए, हरियाणा में आधुनिक और पूर्व नियोजित ढंग से बनाया गया नगर कौन सा था? तो ये था करनाल। आगे देखिए, चंडीगढ़ ठिवण, चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय का जो भवन है, यानी कि चंडीगढ़ का जो कोर्ट वगैरह है, तो उसका डिज़ाइन तैयार किया था कार्बूलिजियर ने ठिवण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये ली कार्बूजियर। और ये था कहाँ का? तो इसका डोमिसाइल था फ्रांस का, यानी कि ये फ्रांसीसी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 41 नंबर क्या कहता है, डिफेंस डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई संरचना थी? तो ये खुला हस्त स्मारक डिफेंस, जो चंडीगढ़ का खुला हस्त स्मारक है, तो ये बनाया था किसने? ली कार्बूजियर ने डिफेंस, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ब्रिटिश काल में डिफेंस, ब्रिटिश काल में बिरला मंदिर को अन्य किस नाम से जानते थे? भगवत गीता मंदिर। नेक्स्ट देखिए, अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध करोड़ीमल मंदिर, करोड़ीमल मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो ये गौरी शंकर के मंदिर को करोड़ी मंदिर भी कहते हैं। डिफेंस। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश आधुनिक वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है? तो ये है ऑक्टर हाउस और एडम्स हाउस, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्या कहता है, 45 नंबर, हरियाणा में मूर्ति कला का स्पष्ट विकास किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था मौर्य काल और सोंग काल में। एक सेकेंड, यहाँ पर पूछा मूर्ति कला का विकास हरियाणा में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। तो ये सोंग और कुषाण काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी आंसर है। ठीक है। आगे चलिए, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्तियाँ हरियाणा में कहाँ से मिली हैं? तो ये थानेश्वर में मिली हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, शुंग और कुषाण, ठीक है, शुंग और कुषाण कालीन यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है? तो हथिन, बदास और पलवल से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से मिली हैं। आगे चलिए, महात्मा बुद्ध की 2 पूर्ण मूर्तियाँ हरियाणा में कहाँ से मिली हैं? तो ये मिली हैं बामणबास यानी कि रोहतक और नौरंगाबाद यानी कि भिवानी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्या कहता है, देखिए हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में मूर्ति कला का सर्वाधिक उन्नत काल कौन सा था? तो ये गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हैं। शेषैया, ठीक है, यानी कि शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु जी की मूर्ति हरियाणा के सोनीपत से मिली है। ठीक है। आगे चलिए, किस काल में प्रतिहारकालीन मूर्तियाँ अत्यंत आकर्षक और लोकायुक्त हैं? तो ये हैं गुप्त काल की मूर्तियाँ। आगे चलिए, मूर्ति, ठीक है, मूर्ति के कार्य की कमी किस काल में हुई थी? तो ये मध्यकाल में। ठीक है, समझ गए होगे, यानी कि सबसे ज़्यादा कम मूर्तियाँ किस काल में बनी हैं? तो ये मध्यकाल में। और सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किस काल में बनी हैं? तो गुप्त काल में। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना। आगे देखिए, बलराम की मूर्ति हरियाणा में रोहतक से मिली है। आगे देखिए, हरियाणा का जो रानियाँ, क्या बोल रहा हूँ, हाँसी और रानियाँ यानी कि सिरसा में पड़ता है ये रानियाँ, तो ये यहाँ से मिली हैं जैन मूर्तियाँ। ठीक है, हाँसी और रानियाँ यानी कि सिरसा से जैन मूर्तियाँ मिली हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर मिलान करना। तो देखिए, सूर्य, ठीक है, सूर्य स्तंभ से बनी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये थानेश्वर आमीन से मिली है। सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये अग्रोहा से मिली है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो पलवल। और शिव की मूर्ति मिली है हिसार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2143। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में सैंधवकालीन चित्र, ठीक है, हरियाणा में सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? तो ये मिली हैं मीतास्थल और बनावली से, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, वैदिक कालीन चित्रकला का अभाव मिलता है, तो ये मिलता है भावों का। ठीक है,
जो वैदिककालीन चित्रकला है तो उसमें किसकी कमी देखने को मिलती है, तो ये भावों की कमी मिलती है, अभाव। नेक्स्ट देखिए, एक लेखक ने हर्ष के राजभवन में बने भित्ति चित्रों का वर्णन किया है, तो हर्ष का दरबारी कवि था ये बाणभट्ट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, हरियाणा के किस काल में चित्रकला का विकास अल्प हुआ था, तो सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास यहाँ पर पूछा अल्प विकास, यानी कि थोड़ा विकास हुआ था मध्यकाल में। आगे देखिए, हरियाणा में रेवाड़ी के रावों के आश्रय में चित्रकला का विकास कब हुआ था, तो ये 18वीं सदी में हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रेवाड़ी में किस देवता तथा उनके कार्यों से संबंधित चित्र मिले हैं, तो ये कृष्ण के। आगे देखिए, हरियाणा की प्रमुख लोक चित्रकला कौन सी थी, तो ये सांझी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के गाँव में सांझी किसके निमित्त बनाई जाती थी, तो सांझी किसके लिए बनाई जाती थी, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, बालिकाओं की मंगल कामना के लिए। ठीक है ना, बालिकाओं की मंगल कामना के लिए हरियाणा में सांझी निर्मित की जाती थी, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, अगला क्या कहता है, हरियाणा में सांझी के साथ किसको दीवारों पर लगाते थे, तो ये लगाते थे दासी बांगों को। डिपेंड्स, जो हरियाणा की जो सांझी कला है तो इसको दीवारों पर बनाते थे या फिर लगाते थे, किसके साथ, तो ये दासी बांगों के साथ। ऑप्शन नंबर सी, ये डीप लेवल का है एकदम। फ्रेंड्स, तो ये 64 क्वेश्चन थे हरियाणा की जो मूर्ति कला वगैरह है। अब चलते हैं आगे वाली PDF पे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वाली कंप्लीट होगी हरियाणा की मूर्ति कला और चित्रकला। आप देखते हैं इसको, हरियाणा के लोक नृत्य वगैरह क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, हरियाणा के लोकगीत, लोक नृत्य और लोक डांस वगैरह। और शायद इससे पहले जो PDF मैंने कराई थी तो वहाँ पर एक वर्ड था फरल। ठीक है, फरल, तो इसको मैंने कहा था स्टार लगा लो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हरियाणा के जो CET एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर पूछा हुआ था, और वहाँ ऑप्शन में था फरल को कहते हैं हरियाणा में जो छोटे बच्चों की कमीज होती है ना, ठीक है, जो छोटे बच्चों की कमीज होती है तो उसको फरल कहा जाता था। तो कई बच्चे फरल कमीज पे लगा के आए हैं, लेकिन कई जगह ये लिखा मिल रहा है टोपी। ठीक है, जो टोपा होता है सर्दियों वाला या फिर टोपी। तो देखते हैं हरियाणा की जो आंसर की आएगी उसमें क्या ठीक देते हैं। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो फरल होता है वो बच्चों की जो छोटे बच्चों की जो कमीज होती है ना तो उसको फरल कहते हैं। बाकी देखते हैं। ठीक है, जो हरियाणा की जो CET के आंसर की आएगी तो उनका जो आंसर जो HCS देगा वही, HCS नहीं SSC देगा, तो वही ठीक मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको मैंने अभी स्टार लगवाया हुआ है। बाकी अगर किसी को पता हो तो उसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो यही कहूँगा, जो फरल का मतलब होता है जो छोटे बच्चों की कमीज होती है तो उसको कहते हैं फरल। अब फरल वहाँ पर कमीज भी तो ऑप्शन में था और वहाँ पर टोपी भी ऑप्शन में थी, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, हरियाणा में किस काल में संगीत कला का विकास हुआ था, तो ये हुआ था उत्तर काल में, उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, वैदिककालीन ऋषि मुनि के आश्रम में कितने प्रकार के संगीत का विकास हुआ था, तो 3। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के पेशेवर संगीतकारों का उदय किस काल में हुआ था, तो ये उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखिए, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता, तो ये अग्रोहा। नेक्स्ट देखिए, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी, तो संत हरिदास। आगे चलिए, मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकाल में उत्तर संगीत की परंपरा शामिल थी, तो उत्तर संगीत की परंपरा में कौन कौन शामिल था, तो ये ध्रुपद था, तराना था और ख्याल। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों शामिल थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा के उत्तर मुगल कालीन प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन थे, तो ये थे कल्लन खां। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के चरखी दादरी जिले में कौन सा राग प्रचलित है, तो चरखी दादरी का है ये सार, रंगपुर, ताड़ी और अवसारी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि असावरी और ताड़ी और ये सारंगपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हरियाणा के लोग संगीत को कितने भागों में बांटा है, तो 2। नेक्स्ट देखिए, किसके अनुसार हरियाणा में हर्ष की बहन की शादी में लोकगीत गाए थे, तो जो हर्ष की बेबे थी तो इसकी शादी में भी लोकगीत गाए थे, तो ऐसा कौन बताता है, तो ये हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट, ये बता रहा है। ठीक है, आगे चलिए, हरियाणा के किस
अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं तो ये बच्चों के जन्म पर, विवाह पर और त्योहारों पर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो मैं वीडियो कराऊँ ना तो आप उसे देख लिया करो। परसों मैंने एक वीडियो कराई थी, उसको लोगों ने देख लिया। जो इसके बाद जो हरियाणा के मेले वगैरह हैं वो वीडियो अभी तक कई बच्चों ने देख नहीं पाई है, तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं एक दिन में अगर पढ़ाने पाता हूँ तो दो दो वीडियो भी दे देता हूँ हरियाणा की। और फिर जो हमारी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री की और क्या कहते हैं ज्योग्राफी, तो आप वहाँ से भी देख के तैयारी कर सकते हैं। आगे चलिए। बनना बननी, ठीक है ना, बनड़ा और बनड़ी गीत तो ये लड़के की शादी में गाए जाते हैं। आगे ऐसे याद रखो। आगे चलिए देखिए। ठीक है, 13वां नंबर क्या कहता है, बबलू देश जाइयो। ठीक है, बबलू देश जाइयो, परदेश जाइयो, गोरी का बर ढूंढ लाइयो। ठीक है, तो यह महिलाएं गीत गाती कब, विवाह पर। ठीक है, विवाह के अवसर पर गीत गाया जाता है। ठीक है, कौन सा, बबलू देश जाइयो विदेश जाइयो, गोरी का बर ढूंढ लाइयो। ठीक है, विवाह पर गाया जाता है। आगे चलिए। पीला पीला ओढ़ मारी जच्चा। ठीक है, तो आप यहाँ से पकड़ते हैं जच्चा यानी कि बच्चे के जन्म पर गाया जाता है ये गीत। ठीक है ना, पीला ओढ़ मारी जच्चा मुंडेले बैठे गीत तो ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो पीलिया जन्म पर भेजा जाता है, लॉलीपॉप है ये। आगे चलिए। हरियाणा में फाग। ठीक है, हरियाणा के फाग के गीत किस त्यौहार पर, तो फाग होता है होली पर। ठीक है, तो होली पर गाए जाते हैं फाग के गीत। आगे चलिए। सावन के महीने में कौन सा गीत गाया जाता है, तो ये बरसा और झूला, सिंदारा और कोतरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छोटे का कुछ भी नहीं, जीरो टू हीरो। ठीक है, सिंपल वे में और एकदम डीप लेवल तक चलेंगे। अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि सिंपल भी पूछ लिए जाते हैं और डीप में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए बने रहना लास्ट तक। 96 क्वेश्चन है। तो 18वां नंबर देखिए क्या कहता है, हरियाणा में पनघट। ठीक है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता मिलती है, तो ये श्रृंगार रस। और ये श्रृंगार को देख लो, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर इसके नीचे ये वाला डंडा हो तो वो गलत हो जाएगा, श्रृंगार। ठीक है, ये हिंदी में कई बार पूछ लेता है, शुद्ध वर्तनी में। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गीत राज्य के लोकगीतों से संबंधित है, तो ये है बारहमासा गीत, खेतीबाड़ी संबंधी गीत और सैनिकों से संबंधित गीत। ऑप्शन नंबर डी, ये डीप लेवल का है। आगे चलिए। ठीक है, हरियाणा में प्रसिद्ध संगीत है जोराबाई का संबंध, तो ये हरियाणा के अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से थी। ठीक है, आगे देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के शास्त्रीय संगीत बाजे भगत का जन्म हुआ था, तो ये 16/7/1898 यानी कि 16 जुलाई 1898। आगे देखिए। 22वां नंबर क्या कहता है, हरियाणा के किस संगीत को स्वर सम्राट की उपाधि दी गई थी, तो बाजे भगत, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात थे, तो ये शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात थे। इनका जन्म हुआ था मेवात वगैरह में। ठीक है, तो ये देखिए इनका जन्म हिसार में हुआ था। ठीक है, और ये मेवाती घराने से थे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। आगे चलिए। ठीक है, हरियाणा में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस काल में प्रचलन हुआ था, तो वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा के प्रमुखतः कितने प्रकार वाद्य का प्रचलन है, तो ये 4 का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए। किस एक यंत्री वाद्य को लोग गायक कंपोज करते थे। ठीक है, किस एक यंत्री वाद्य का लोग गायक कंपोज करते थे, तो ये था सारंगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डीप लेवल का है, तो दोबारा देख लीजिए। किस एक तंत्री वाद्य पर लोग गायक कंपोज करते थे, तो ये सारंगी पर। ठीक है, सारंगी वगैरह पर डांस करते होंगे, ऐसे याद रख लेना। आगे चलिए। किस एक वाद्य यंत्र का प्रयोग सपेरे बीन के साथ करते हैं, तो सपेरे बीन के साथ वो तंबूरा बजाते हैं। आगे चलिए। प्राचीन। ठीक है, प्राचीन काल में चारण व भाट लोग सामान्यतः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे, तो एक तारा। ठीक है, ये डीप लेवल के चल रहे हैं। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र राज्य के बाद या फिर राज्य में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचलन हुआ था, तो ये था बैंजो। ठीक है, या फिर बैंजो कह लो या मैंजो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र राज्य में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचलन में आया था, तो ये था बैंजो। आगे देखिए। सितार किसके मिश्रण से बना है। ठीक है, तो ये सितार है ईरानी वीणा और ईरानी तंबूरे के मिश्रण से बना है ये सितार, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रुप CD में कई बार पूछा है। ठीक है, तो याद रखना जो सितारा है तो ये ईरानी तंबूरे और वीणा का मिश्रण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कई बार ये पूछ लेता है ये वीणा और तंबूरा बनाया किसने था, किसने इसकी खोज वगैरह की थी, तो अमीर खुसरो। आगे चलिए।
निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग शास्त्रीय संगीत के लिए किया जाता था? ये बीणा। आगे चलिए। निम्न वाद्य यंत्रों में से किसे पेटी बाजा के नाम से जानते थे? ये था हारमोनियम। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बांसुरी है शिशिर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट देखिए, शिशिर वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र तो ये था शंख। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से हरियाणा का वाद्य यंत्र नहीं था? तो ये शहनाई, ये हरियाणा की नहीं थी। आगे चलिए। ढोलक का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी से होता है? तो ढोलक बनती है आम के पेड़ की लकड़ी से, शीशम की लकड़ी से, सागौन। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए। पंजाबी भांगड़ा में किस वाद्य यंत्र का विशेष प्रयोग होता है? तो ढोलक पे नाचते हैं ना, भंगड़ा पाते हैं, ऐसे याद रखो। नगाड़े, ठीक है ना। यहाँ नगाड़े के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह एक प्रकार का ड्रम होता है जिसका पक्ष, ठीक है, यह एक प्रकार का ड्रम होता है जिसके पश्च भाग में गोलाकार होता है, ठीक है ना, यानी कि जो पीछे का भाग होता है ये गोलाकार होता है, ये सही है। इस यंत्र, ठीक है, इस वाद्य यंत्र पर बकरे, ठीक है, इस वाद्य यंत्र पर बकरे और भैंसे की चमड़े की खाल से मढ़ा होता है, ये सही है। मतलब वो जो नगाड़ा सा होता था उसमें मरे हुए बकरे की या फिर भैंसे की जो खाल यानी कि स्किन वगैरह होती है तो उससे इसको तराशा जाता है। आगे चलिए। नगाड़े को बजाने हेतु प्रयोग की जाने वाली लकड़ी को चोब कहते हैं, ठीक है, जिससे नगाड़ा बजाया जाता है। जो डंडा सा होता है लकड़ी से तो उसको कहते हैं चोब, ठीक है। ये डीप लेवल का था एकदम। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे सही हैं। आगे चलिए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का प्रसोग लोकप्रिय या फिर प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा था? तो ये था डफ, ठीक है। हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ के लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे लोकप्रिय था वाद्य यंत्र डफ है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 41 नंबर क्या कहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र धातु से बना होता है? तो ये धातु का बना होता है नौबत। नेक्स्ट देखिए। एक छोटा हथेलियों में थामा हुआ डफ कहलाता है, तो ये होता है डमरू, ठीक है। डमरू को हाथ में थाम के रखते हैं ना, ठीक है, ऐसे याद रखना। हरियाणा में डेरू क्या है? तो डेरू बताइए क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी को देखिए, लकड़ी के खोल से बना एक वाद्य यंत्र को कहते हैं डेरू। नेक्स्ट देखिए। निम्न वाद्य यंत्रों में से कौन डफ का लघुत्तम रूप है? ठीक है, तो डफ का छोटा रूप कौन सा है? तो ये डफली। आगे चलिए। छांझ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये घन वाद्य यंत्र, ठीक है। आगे चलिए। मंजीरे के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो मंजीरा बनता है पीतल, जस्ता और तांबे से। ऑप्शन नंबर डी। और ये तांबा मिलता है कहाँ पर? तो ये राजस्थान की खेतड़ी की खान से मिलता है तांबा। आगे चलिए। हरियाणा में नाथ परंपराओं के जोगी अपनी प्रार्थना के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये मंजीरा बजाते हैं। नेक्स्ट देखिए। घन वाद्य यंत्र खड़ताल का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी से होता है? तो ये आम की वृक्ष की लकड़ी से बना होता है। नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं फ्रेंड्स। एक सेकेंड, दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक तरफ ये वाद्य यंत्र है और दूसरी तरफ है कि किससे वो बनते हैं? तो तमाश, फ्रेंड्स। ये ताशा किससे बनता है? तो ये मिट्टी और लोहे का बनता है, यानी कि पहला खंजड़ी बनती है लकड़ी की, यानी कि दूसरा झालर बनती है धातु की गोल थाली से, यानी कि तीसरा। और ये गढ़वा, ठीक है। तो ये गढ़वा किससे बनता है? तो ये मिट्टी का चिकना गाढ़ा, यानी कि 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्या कहता है, निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में महिलाओं में अधिक लोकप्रिय है? तो दक्षिणी क्षेत्र में महिलाओं के लिए कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी क्षेत्र में है महिलाओं का लोक नृत्य जो ये था घूमर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य विधा का प्रदर्शन महिलाओं द्वारा विवाह और खुशी के अवसरों पर किया जाता है? तो ये किया जाता है झूमर, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है सही से। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कहता है, 52 नंबर देखिए, ठीक है। हरियाणा, ठीक है। हरियाणा राज्य में पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध नृत्य जिसमें लड़कियां भाग लेती हैं, तो हरियाणा के जो पश्चिम भाग में नृत्य होता है उसमें लड़कियां भाग लेती हैं, तो वो है झूमर। नेक्स्ट देखिए। समानता लूर नृत्य होली के टाइम पर किया जाता है, ऐसे याद रखना। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो यह है लूर।
नेक्स्ट देखिए, फागुन के महीने में किए जाने वाले लूर नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो ये है टुनमिया, ठीक है, टुनमिया। और ये शायद आपने पहली बार सुना हो इसका नाम। खोड़िया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये मध्य हरियाणा में, ठीक है। खोड़िया नृत्य किया जाता है मध्य हरियाणा में, यानी कि हरियाणा के बीच में, ठीक है। आगे चलिए, दूल्हे, ठीक है। ऐसे याद रखना, ये खोड़िया नृत्य है तो ये शादी पर किया जाता है, ठीक है। यही बात बताई जा रही है, दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो ये खोड़िया नृत्य होता है शादी पे। आगे चलिए, विवाह समारोह में कौन सा नृत्य होता है? तो ये घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट देखिए, लंबे बांस और मोर के रंगीन पंख कपड़ा लपेटकर भद्र महीने में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये गोगा नौमी, ठीक है। गोगा नृत्य बोल दो। वो जो होता है ना लंबा सा डंडा, उसके ऊपर मोर के पंख कपड़े वगैरह बांध लेते हैं रंग बिरंगे, तो उसी की बात हो रही है, तो उसको कहते हैं गोगा नृत्य। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा के किस नृत्य में अनुष्ठांगिक श्रेणी में रखा गया है? तो यह गोगा नृत्य को अनुष्ठांगिक श्रेणी में रखा गया है अकॉर्डिंग टू द हरियाणा स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए अगला देखिए, ठीक है। गोगा नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो गोगा नृत्य को कहते हैं गोगा राइम पीर नृत्य, बागड़वाड़ा नृत्य और छड़ी नृत्य। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों नाम है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के टाइम से चली आ रही है? तो ये सबसे है पुराना है धमाल नृत्य, ये महाभारत के टाइम का है, जो कि कई बार पूछा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य लोकप्रिय हरियाणा के महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में अधिक है? ठीक है, तो ये धमाल नृत्य महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में ज़्यादा ही लोकप्रिय है, ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से पुकारते हैं? तो डफ नृत्य को ढोल नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, आगे चलिए, ठीक है। हरियाणा के किस नृत्य में संगीत, नाटक और नृत्य तीनों का अद्भुत अद्भुत संगम पाया जाता है? तो संगीत का भी, नाटक भी और अद्भुत संगम पाया जाता है किसमें? तो ये सांग में, ठीक है ना। अब थोड़ा सांग वगैरह को देख लेते हैं। हरियाणा के किस काल हरियाणा के किस जिले में रस नृत्य किया जाता है? तो गुरुग्राम, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का वह नृत्य जो महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये फाग नृत्य। नेक्स्ट देखिए, मंजीरा लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण बजाया जाता है? तो मंजीरा में नगाड़ा, डफली और मंजीरा। ऑप्शन नंबर डी। मेवात क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है, तो ये रतबाई नृत्य कहाँ का है? तो ये मेवात का है, ऐसे याद रखना, कई बार पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य नृत्य है? तो ये है बीन बांसुरी नृत्य, इसको वाद्य नृत्य कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ठीक है, छठी नृत्य बच्चे के जन्म पर छठवें दिन किया जाता है महिलाओं के द्वारा, ये पढ़ के सही लग रहा है। आगे देखिए, चौपाई नृत्य हरियाणा की भक्ति परंपरा का प्रतीक है, तो ये भी सही लग रहा है। डमरू नृत्य हरियाणा में महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है, महिलाएं द्वारा नहीं किया जाता डमरू नृत्य। चौथा देखिए, गणगौर नृत्य का आयोजन हिसार, सिरसा, भिवानी में होता है, ठीक है। तो यानी कि 1, 2 और 4 है कहीं ऑप्शन में, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये देखिए 1, 2, 4, ठीक है, ये डमरू नृत्य महिलाएं नहीं करती हैं। आगे चलिए, हरियाणवी सांग का सर्वप्रथम वर्णन किस शताब्दी में हुआ? तो 14वीं शताब्दी में सांग का वर्णन मिलता है। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत हुई थी 1730 में। नेक्स्ट देखिए, सांग के अंतर्गत किन रागों का प्रयोग होता है? तो ये होता है कल्याण, भूपाली, मालकोष्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये डीप लेवल का है। सांग की शुरुआत किस नृत्य के साथ की जाती है? तो ये गुगा दामोड़ा नृत्य के साथ, ठीक है, सांग की शुरुआत होती है। आगे चलिए, सांग के अनुसार नकल करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो नकली, ठीक है, सांग के अनुसार जो नकल करता है तो उसको कहते हैं नकली। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का वर्तमान सांग कलाकार है? तो ये है रघु मलिक, शंकर लाल और ये हरीश कटारिया। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सांगी हैं, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, सांग के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? तो ढोलक बजती है, सारंगी बजती है और बजती है खंजीरी। आगे चलिए, हरियाणा के सांग का प्रारंभ हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार को माना जाता है? तो ये मेरठ के थे कृष्णलाल भाट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है,
सांग एक लोक नाटक की जड़ें, ठीक है। सांग एक लोक नाटक की जड़ें डैश तक खोज निकाली जा सकती हैं, तो ये कृष्णलाल भाट तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। तो चलिए 81 नंबर देखिए क्या कहता है। कृष्णलाल भाट, ठीक है। कृष्णलाल भाट के बाद हरियाणा का प्रसिद्ध सांगी था, तो ये थे अहमद बख्श। आगे चलिए। राजा गोपाल चंद्र सांग किसके द्वारा रचित थे, तो ये बंसीलाल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता, तो अली बख्श को। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध हरियाणा का प्रसिद्ध सांगी कौन था, तो ये थे अम्बाराम, नेतराम और बालक राम। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों थे 19वीं शताब्दी के अंतर्गत। आगे देखिए हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा था, तो ये था लीला सेठानी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। हरियाणा के सांगी को युग प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया गया, तो दीपचंद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पंडित मांगेराम का संबंध किस विद्या से है, तो ये सांग परंपरा से बिलोंग करते थे। आगे चलिए। गंगा की सृष्टि में, ठीक है। गंगा की सृष्टि में रचित गंगा जी खेत तेरे गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये पंडित मांगेराम। नेक्स्ट देखिए। हरियाणा का सांग सम्राट किसे कहते हैं, लक्ष्मीचंद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए। हरियाणा में सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक जिन्हें हरियाणा का सूर्य कवि कहते हैं, तो लक्ष्मीचंद को, ठीक है। लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूर्य पुत्र या फिर सूर्य कवि कहते हैं। आगे चलिए। विदित, ठीक है। मतलब जो ये लक्ष्मीचंद था, तो ये बिल्कुल जीरो था, अंगूठा छाप, ठीक है। अनपढ़ था। अनपढ़ होने के बावजूद भी इसके ऊपर कई सारे शोध कार्य किए गए थे। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। विविध शिक्षा ग्रहण न होने पर भी किस लोक नायक पर शोध कार्य हुए थे, तो लक्ष्मीचंद। ये अनपढ़ थे, ठीक है। आगे चलिए। लोक नायक लक्ष्मीचंद की एजुकेशन क्या थी, तो ये अनपढ़ थे, ठीक है। आगे चलिए। निम्न में से कौन लक्ष्मीचंद के समकालीन थे, तो ये थे होशियार सिंह, मान सिंह और ये रामानंद आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए। हरियाणा में रागनी का वर्तमान स्वरूप के जन्मदाता, तो लक्ष्मीचंद है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं मिलान करके, ठीक है। एक तरफ है, ठीक। तो चलिए दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ ये सांगी हैं और ये इनके सांग है, ठीक है। तो देखते हैं कौन किसने क्या लिखा है। तो अली बख्श का था राजा नल सांग, ठीक है। और पंडित शंकर लाल का था, तो ये था मोर ध्वज, यानी कि पहला। फिर चौथा। फिर हरदेव का था, तो हरदेव का था ज्ञानी चोर, यानी कि दूसरा। और बाजे भगत का था, बताइए, ये था जमाल, यानी कि 14-23। ऑप्शन नंबर बी। ये देख लीजिए। और यहाँ पर भी मिलान करना, तो चलिए देखिए। तो ये बालक राम का था सालिंदे, ठीक है। हरदेव का कौन सा था, तो हरदेव का था चंद किरणें, यानी कि तीसरा। फिर चौथा। फिर धनपत सिंह का क्या था, तो धनपत सिंह का था लीलो चमन, एक। और रामकिशन का था शरण दी नाई की, ठीक है। तो ये था 2, यानी कि 34-12 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ये 96 क्वेश्चन थे इसके, देख लिए हमने, ठीक है। तो ये PDF 2 कंप्लीट होगी, इसमें 96 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं तीसरी PDF पे, ठीक है। तो देखिए ये चित्रकला वाली कंप्लीट होगी और ये लोक नृत्य वाली होगी। अब चलते हैं हरियाणा के जो पुरातात्विक संग्रहालय वगैरह हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो देखिए हरियाणा का पुरातात्विक स्थान और संग्रहालय वगैरह, ठीक है। तो चलिए देखिए। हाथी, ठीक है। हाथी के दुर्ग का निर्माण, तो ये अंगन पाल तोमर ने करवाया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए। असीरगढ़ का किला, ठीक है। असीरगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था, ऐसे याद रखना। ये एक एक क्वेश्चन कई कई बार पूछा। आगे चलिए। हांसी में स्थित, तो ये बता दिया था ना, शायद ये पहली PDF में भी था। तो हांसी में स्थित जो असीरगढ़ का किला है, तो ये 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था, तो इसको तलवार का किला भी कहते हैं। गोहाना का किला का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। टोहाना का दुर्ग का निर्माण अंगनपाल तोमर ने करवाया था। रामगढ़ के किले का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो ये चंदेल शासकों ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तरावड़ी का किला, तो ये पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। आगे देखिए। हिसार का किला फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। हिसार का किले का डिजाइन कैसा है, तो ये अर्धचंद्राकार, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये पूछ ले हिसार का किला किस आकृति में बना है, तो ये अर्धचंद्राकार, ठीक है। ये आधा चांद होता है ना, मान लो ये आधा चांद है, तो ये इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे।
आगे चलिए गुजरी का महल ठीक है, तो ये हिसार में स्थित है। किस दुर्ग को भाटिया ठीक है, किस दुर्ग को माटिया किला भी कहते हैं? तो पलवल के दुर्ग को माटिया का किला कहते हैं। पलवल के दुर्ग का निर्माण तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए शाहबाद का किला फिर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस किले को हुमायूं की मस्जिद के नाम से जानते हैं? तो फतेहाबाद के किले को हुमायूं की मस्जिद के नाम से जानते हैं। लोहारू का किला 1570 में बना था। आगे चलिए तावड़ू का किला तो ये नूह में पड़ता है। आगे चलिए फारूक नगर किले का निर्माण तो ये नवाब फौजदार खान ने करवाया था। माधोगढ़ का प्राचीन किला तो ये महेंद्रगढ़ में मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट देखिए माधोगढ़ के किले को मराठों द्वारा कब जीत लिया? तो माधोगढ़ के किले पर मराठों का कब्जा हो गया था कब? 1753 में। महम का किला तो ये रोहतक में पड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 21 नंबर देखिए क्या कहता है ठीक है। बहादुरगढ़ के किले को मराठों द्वारा कब जीता गया था? तो ये 1793 में बहादुरगढ़ के किलों पर मराठों का कब्जा हो गया था। आगे चलिए निम्नलिखित में से किस किले को हरियाणा का सिंह द्वार कहते हैं? तो बहादुरगढ़ के किले को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कन्नौज का किला तो ये मराठों द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखिए कन्नौज का किला तो ये पड़ता कहाँ पर बताइए? कन्नौज का किला कहाँ पर पड़ेगा? तो ये थानेश्वर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आई थिंक महेंद्रगढ़ ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को याद रखना। आगे देखिए जींद के किले का निर्माण गजपत सिंह ने करवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जॉर्जगढ़ या फिर जहाजगढ़ का किला तो ये जींद जिले में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए सोना के किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। राजा नाहर का जब भी नाम आएगा तो हम चलेंगे बल्लभगढ़ की तरफ ठीक है। तो राजा नाहर सिंह स्टेडियम पूछ ले या फिर किला पूछ ले तो ये बल्लभगढ़ में ही है, और ये बल्लभगढ़ है फरीदाबाद में आई थिंक। आगे चलिए राजा नाहर सिंह के किले का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? राजा नाहर सिंह ने। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ थे ना, तो राजा नाहर सिंह के किले का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? तो ये राजा नाहर सिंह ने तो बनवाया था, बीच में ये चल बसे थे ठीक है, यानी कि ये इनकी मृत्यु हो गई थी, तो पूरा करवाया था ऑप्शन नंबर सी ठीक है, राजा रतन सिंह ने ठीक है। आगे चलिए किस ठीक है किस नाहर जिले किस वर्ष नाहर सिंह किले को हरियाणा सरकार ने हेरिटेज होटल का दर्जा दिया था? तो नाहर सिंह के किले को 2003 में हरियाणा ने होटल का दर्जा दे दिया था हेरिटेज का। आगे चलिए दूसान प्रसिद्ध है ठीक है, तो दुर्गों के लिए दूसान प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पर बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो ये तावड़ू का किला जींद में नहीं है, ये है मेवात में ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो सोहाना का किला ठीक है, सोने का किला तो ये है गुरुग्राम में ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि सोना कहाँ पड़ता है, तो ये गुरुग्राम में। आगे चलिए कुंजपुरा के किले का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से हुआ, ये सही है। जहाजगढ़ यानी कि झज्जर की बात हो रही है, तो जहाजगढ़ के किले का निर्माण तो टॉमस ने करवाया था। ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए चनेटी गांव का स्तूप तो ये यमुनानगर में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए चोर गुम्बद तो ये जमाल खान ने बनवाया था। हरियाणा का जल महल तो ये नारनौल में मिलेगा देखने के लिए। आगे चलिए जल महल का निर्माण 1591 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसे पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से जाना जाता है? तो तोमास की बरादरी को ठीक है, तोमास की बरादरी को चौहान की कचहरी के नाम से जानते थे। आगे चलिए राय मुकुंद को यहाँ लगा दीजिए ठीक है। तो राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहाँ का दीवान था ठीक है। तो ये कई बार पूछा है कि जो एक महल बनवाया था ठीक है नारनौल में, राय मुकुंद दास ने महल बनवाया था, और ये राय मुकुंद दास कौन था? तो ये शाहजहाँ का दीवान था ठीक है। आगे चलिए बीरबल का छत्ता तो ये नारनौल में हज़ारों बार पूछा है। आगे चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए बीरबल का ठीक है, बीरबल का रंग महल कहाँ पर है? तो ये है यमुनानगर में। आगे चलिए बीरबल के बीरबल के रंग महल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये लकड़ी का ठीक है। ऐसे याद रखना जो बीरबल का जो रंग महल का महल है तो उसमें लकड़ी का नहीं है ये ठीक है, लकड़ी का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं हुआ है। आगे चलिए यहाँ पर मिलान करना है ठीक है, एक तरफ है निर्माण और एक तरफ है वो कौन से ज़िले में ठीक है। तो चलिए देखिए
पता होगा ये तो लॉलीपॉप है ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये तोमास की बिरादरी कहाँ पर है, तो तोमास की बिरादरी पड़ेगी भिवानी में। 12 खम्बा छतरी तो ये पड़ेगी फरीदाबाद की। चोर गुम्बद कहाँ पर है, तो ये है महेंद्रगढ़। और सलारगंज गेट ये पानीपत। यानी कि 2 3 4 1 डिफरेंट 2 3 4 1 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। अगर ये पूछ ले सलारगंज गेट कहाँ पर है, तो फिर आंसर होगा PNP ठीक है पानीपत। अगर ये पूछ ले सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर है, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद ठीक है। म्यूजियम है सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में। आगे चलिए, पुरातात्विक संग्रहालय ठीक है। पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई थी, तो ये 1959 में कहाँ पर, झज्जर में। आगे चलिए, हरियाणा का सबसे प्राचीन और बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो ये पुरातात्विक संग्रहालय जो कि ऊपर बताया झज्जर में है ठीक। होम ऑफ ओक आर्ट संग्रहालय की स्थापना 1984 में हुई थी। आगे चलिए, श्री कृष्ण संग्रहालय तो कुरुक्षेत्र में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। श्री कृष्ण संग्रहालय में किस देवी देवता के जीवन के आदर्श से संबंधित है, तो भगवान कृष्ण। पनोरमा ठीक है, तो पनोरमा में तो गए हो गए, कुरुक्षेत्र में है ये। कुरुक्षेत्र में पनोरमा और विज्ञान कल्याण केंद्र है ठीक है। तो ये कुरुक्षेत्र में है, बहुत ही अच्छा है ये ठीक है। टाइम मिले तो देख के आना कभी। आगे चलिए, पनोरमा साइंस केंद्र आधुनिक उपकरणों के माध्यम से किसकी जानकारी उपलब्ध कराता है, तो ये धर्म संस्कृति और विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। ये पनोरमा में पता कब गया था, जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, तब हमारे स्कूल का ट्रिप गया था कुरुक्षेत्र ठीक है। तो ये पनोरमा वगैरह सब स्कूल वाले ही घुमा के लाए थे, और उस टाइम मैं 9वीं क्लास में था ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा है ये। आगे चलिए, पानीपत संग्रहालय की स्थापना 2000 में हुई थी ठीक है। पानीपत संग्रहालय 2000 में बना था, और इसका उद्देश्य क्या है, तो कला की जानकारी देना, इतिहास की जानकारी देना और शिल्प और पुरातत्व की जानकारी देना, ये पानीपत संग्रहालय का प्राइम टारगेट है। आगे चलिए, लीला ठीक है, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना, तो ये सिरसा में है, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। धरोहर तो ये 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, संग्रहालय ठीक है। किस संग्रहालय को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा वासियों का योगदान दर्शाया गया है, तो ये धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र की बात हो रही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय जींद में स्थित है, तो यह है जयंती पुरातात्विक संग्रहालय, ये जींद में पड़ता है। छोटू ठीक है, सर छोटू राम संग्रहालय, तो ये है गढ़ी थापला रोहतक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, सर छोटू राम संग्रहालय को पुरातात्विक विभाग को कब सौंप दिया गया था, तो ये पुरातात्विक विभाग के अंडर आ गया था सितंबर 2013 में ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय शेख चिल्ली के मकबरे में स्थित है, तो यह पुरातात्विक संग्रहालय थानेश्वर ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब देखा ही दे रहा होगा। आगे चलिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हस्त संग्रहालय की स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान किस महान विद्वान का रहा था, तो ये थे स्थाणुदत्त शर्मा का सबसे ज़्यादा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो संग्रहालय बना है, तो इसमें स्थाणुदत्त शर्मा का बहुत हाथ था ठीक है, ऐसे याद रखना। गुलजारी लाल नंदा ठीक है, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, तो ये है कुरुक्षेत्र में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा का पहला व्यक्ति संग्रहालय कौन सा था, तो ये गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय जो कि है KU के कुरुक्षेत्र में ये, और ये हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय था ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये है लास्ट क्वेश्चन अपना आज का। तो देखिए, एक तरफ जिले और एक तरफ संग्रहालय ठीक है। देखिए, क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी कहाँ पर है, तो ये हिसार में, यानी कि तीसरा। तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये सोनीपत। और श्री गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, तो ये यमुनानगर में है, यानी कि 3-2-1 कहीं है, 3-2-1 ऑप्शन नंबर सी में है ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है, ये देख लीजिए ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो ठीक है। कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, देख लीजिए ठीक है। 63 क्वेश्चन ये थे, और एक थे 64 और एक थे 96 ठीक है। तो लगभग ये 223 क्वेश्चन करा दिए हैं, लगभग 50 मिनट में निपटा दिए हैं ठीक है। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, और इसका लास्ट पार्ट आएगा, और लास्ट पार्ट में जो कुछ बचा होगा, लगभग 4 PDF है, तो वो हम निपटा देंगे। और इन 4 PDF के जरिए लगभग मैं आपको 400 क्वेश्चन तक कराने की कोशिश करूँगा, और प्लस में जो भी
90 क्वेश्चन होंगे हरियाणा करंट अफेयर वगैरह के, तो उन पे काम चल रहा है। तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। अगर कोई HTET वगैरह का पेपर देने जा रहा है तो आप हमारे हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है UPSC स्टेट PCS की, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं। ज्योग्राफी की टेट सीरीज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।